हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था, लेसन था राष्ट्रीय आय के समुच्चय। देखो, इसके अंदर कुछ अवधारणाएं पढ़ चुके थे हमने जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। मैं लिख देता हूँ जीडीपी एक तो बाजार कीमत पर, जीडीपी एक साधन लागत पर, एनडीपी यानी शुद्ध वाली शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर और शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। ठीक है, जीएनपी बाजार कीमत पर और जीएनपी साधन लागत पर। एनएनपी यानी शुद्ध जो राष्ट्रीय उत्पाद था वो बाजार कीमत पर और साधन लागत पर। ये बता चुके हैं आपको इसके बारे में किस प्रकार आपको निकालना है, कैसे आपको सूत्र का यूज करना है। अब एक दो उदाहरण हो रही है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, आगे आपका आता है निजी आय, प्राइवेट इनकम। क्या आएगा? निजी आय, प्राइवेट इनकम। निजी आय की बात करते हैं। अभी निजी आय कैसे निकाली जाती है? आपको निजी आय निकालने के लिए याद रखना है कि जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है साधन लागत पर। ठीक है, निजी आय निकालने का सूत्र निजी आय, जो आपका शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें एक तो सरकार व विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, सरकार वो जोड़ दोगे, वह विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण। ये हस्तांतरण होता है क्या, इसकी चर्चा करेंगे हम। एक बार लिख लेते हैं। एक तो सरकार और विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान प्लस होगा एक सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज मिलता है, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, वो भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर शामिल हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा अंशदान है। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा यानी समाज की सुरक्षा के लिए जो अंशदान होता है, अंशदान या जो प्राप्त जैसे देते हैं ना, पेंशन वगैरह देते हैं। ठीक है, ये हस्तांतरण भुगतान के रूप में ही आता है। उसके बाद जो सार्वजनिक उपकरणों के अतिरिक्त लाभ है, सार्वजनिक उपकरणों के अतिरिक्त लाभ। अब ये देखो ध्यान, ये बाद में देखते हैं हम, पहले इसको देखो। निजी आय होती क्या है? निजी आय प्राइवेट इनकम होती है ना। और इनकम कब होगी? जब हमारे पास पैसा आएगा तभी तो इनकम होगी। तभी तो बोलते हैं हमारी आय है, वहां से पैसा आ रहा है जी, वहां से पैसा आ रहा है। तो जो आपको साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमने ज्ञात किया था, उसमें एक तो सरकार और विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान को आप इसमें प्लस कर दोगे। एक इसके अंदर सार्वजनिक ऋणों पर जो ब्याज मिलता है, ब्याज मिल रहा है, पैसा आ रहा है। सार्वजनिक वो होता है जनता से लिया जाता है, सरकार लेती है। हमने पढ़ा था ना, सरकार क्या लेती है? जब सरकार को घाटा लगता है, नहीं व्यय ज़्यादा होता है, आय कम होती है, ऐसी स्थिति में सरकार को ऋण की आवश्यकता पड़ती है ताकि उसका व्यय और आय बराबर हो सके। वो सार्वजनिक ऋण ले सकती है, बैंकों से ऋण ले सकती है, विदेशों से ऋण ले सकती है। ठीक है, जो एक तो में जो हस्तांतरण भुगतान हो रहा है, एक जो सार्वजनिक ऋणों पर हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, एक सामाजिक सुरक्षा का अंशदान वो भी प्राप्त हो रहा है, एक जो अतिरिक्त यानी अतिरिक्त लाभ मिल रहा है वो भी प्राप्त हो रहा है। इन सभी को अगर शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में प्लस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? निजी आय प्राप्त हो जाएगी। ये आपको आंकड़े दिए होंगे, अगर पर्सन ऐसा आता है तो ज़्यादा पर्सन आपको जीएनपी जीडीपी का ही आता है, लेकिन ये आपके है थोड़ी बहुत, इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं हम। तो अगर ये पैसा जहाँ से आपको मिल रहा है वो प्लस करना है बस आपको, तो निजी आय हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम हस्तांतरण भुगतान की बात कर लेते हैं। क्या होता है हस्तांतरण भुगतान? देखो, हस्तांतरण भुगतान वो होता है जो बिना किसी कार्य के बदले में प्राप्त हो। बिना किसी कार्य के यानी बिना कार्य में वो प्राप्त हो जाए, वो हस्तांतरण भुगतान होता है। कि हमें कोई कार्य भी नहीं करना पड़े, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और वो हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे पेंशन दी जा रही है, बुड्ढों को पेंशन दी है, उनको काम करना पड़ता है क्या? नहीं, घर बैठे मिल रही है। रोजगारी भत्ता है, रोजगारी भत्ते में कोई काम कराती है क्या? वो वैसे ही आ रहा है खाते के अंदर।
ठीक है। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं कोई और वृद्धावस्था वृद्धावस्था पेंशन है, ठीक है। ये जो फ्री में जो पैसा प्राप्त हो रहा है, जिसके बदले में एवज में हमें कोई काम न करना पड़े, वो होता है हस्तांतरण भुगतान। समझिए ना, कि जिसके बदले में हमें कोई काम न करना पड़े और वो बिल्कुल फ्री में हमारा पैसा हमारे पास है। पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन जो पेंशन दी जा रही है, अन्य विधवा पेंशन दी जा रही है, यानी जो बगैर किसी काम के हमें क्या मिल रहा है, वो पैसा प्राप्त हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं। लेकिन है तो हमारी आय, वो पैसा तो आ रहा है हमारे पास है, तो बिना काम किए बगैर आ रहा है, लेकिन पैसा तो प्लस हो रहा है ना हमारे पास, जनता के पास पैसा तो पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, साझी ऋणों पर जो ब्याज दिया था है वही प्लस होगा, अंशदान होता है वही प्लस हो जाएगा, और अतिरिक्त लाभ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप NNPFC में प्लस कर दोगे, यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में प्लस कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगी, प्राइवेट इनकम मिलेगी, निजी आय आपको प्राप्त होगी। चलो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। हस्तांतरण भुगतान के बारे में समझिए ना आप, तो जो बिना काम के बदले में, यानी उसके बदले में कोई काम की आस न हो, ऐसा ना हो कि वो हमें, अगर हमें बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है तो हमसे कोई ना कोई कार्य करवाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, या किसी को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, विधवा पेंशन दी जा रही है, तो उसके बदले में उनसे काम नहीं लिया जाता, यानी बिना किसी काम के हमें प्राप्त होता है, जो हमें काम भी नहीं करना पड़ता और पैसा भी प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। वो सरकार के द्वारा भी होता है और विदेशों के द्वारा भी हमें बहुत से कई बार उपहार वगैरह मिलते हैं ना, गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, उसके बदले में काम होता है, क्या करते हैं, गिफ्ट मिलता है, फ्री में ही मिलता है ये। ठीक है, उसके बदले में कोई काम की उम्मीद नहीं होती भी, इससे कोई हमें काम लेना है, तो हमें वैसे ही फ्री में ही प्राप्त होता है। उसके बाद करते हैं व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम की बात करते हैं। व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत आय कैसे निकलती है। व्यक्तिगत आय निकालने के लिए आपको यही साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या क्या प्लस करना है, आपको साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। तो माइनस क्या करोगे, अवितरित निगम कर। ज़्यादा हार्ड में समझा करो, सिंपल से लिया करो। यार जो वितरित ही नहीं हुआ, इसका मतलब हमसे हमारे पास पैसा मिला ही नहीं है, तो उसको तो माइनस करेंगे। अगर वितरित हो जाता, हमें पैसा मिल जाता तो प्लस होता। जब हमारे पास पैसा आ ही नहीं रहा तो उसको तो माइनस ही करेंगे, प्लस तो नहीं करेंगे। माइनस निगम कर, जो निगम कर लगाता है वो भी हमसे पैसा जा रहा है, इसलिए इसको भी हम, जो पैसा आ रहा है उसको प्लस कर दो, जा रहा है उसको माइनस कर दो, ज़्यादा टेंशन मत लो। ज़्यादा इसको समझेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इतने ध्यान रखो, पैसा आ रहा है या जा रहा है। निगम कर है, वो कर लगता है, टैक्स लगता है जो वस्तुओं पर लगता है, जैसे मतलब अप्रत्यक्ष कर होता है। इससे हमें वो पैसा, जैसे मान लेते हैं वस्तु 10 रुपये की थी, टैक्स लग गया तो 12 रुपये, 2 रुपये जा ही रहा है हमसे, आ थोड़ी रहा है। ठीक है, निगम कर की बात करें। अब सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ये भी इसके अंदर माइनस हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा अंशदान, देखो सामाजिक सुरक्षा अंशदान प्राइवेट इनकम में तो क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, निजी आय में तो प्लस हो रहा था, लेकिन व्यक्तिगत आय में क्या होता है, ये माइनस होता है, इतने ध्यान रखना है। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान प्लस हो जाएगा, हस्तांतरण भुगतान इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें जो सार्वजनिक ऋण है, उसमें जो ब्याज मिलता है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज होता है वो भी इसमें प्लस होगा। अगर इनको माइनस करके इनको प्लस कर दे NNPFC में, तो हमें क्या प्राप्त होगी, व्यक्तिगत आय प्राप्त होगी। बिल्कुल सिंपल है, आपके है नहीं इतना सिलेबस है, वैसे आपको बस अवधारणाएं करवा रहे हैं तो इसलिए आपको बताया जा रहा है थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। अब बात करते हैं व्यक्तिगत खर्च योग्य आय। व्यक्तिगत खर्च योग्य आय, देखो खर्च योग्य आय क्या होता है, जो हम खर्च वास्तव में कर सकते हैं। खर्च देखो, मान लो मेरी इनकम है 1,000 रुपये, उसके अंदर मान लेते हैं 100 रुपये, आय तो मेरी 1,000 रुपये है, लेकिन उसके अंदर मैंने 100 रुपये तो अप्रत्यक्ष कर चुका दिया, यानी टैक्स के रूप में दे दिया। 50 रुपये मेरे पर कुछ जुर्माना लग गया, तो वो तो मेरे को देने ही पड़ेंगे। देखो इनकम तो 1,000 रुपये थी, तो मैं 1,000 का 1,000 थोड़ी खर्च कर सकता हूँ, इसके अंदर 100 रुपये तो मैंने टैक्स दे दिए। ठीक है, और 50 रुपये मैंने कोई जुर्माना या कोई फीस दे दी,
इसका मतलब ये तो चलेगा, यानी कि इसका मतलब मैं खर्च कितना कर सकता हूँ, 850 रुपये क्या कर सकता हूँ, खर्च कर सकता हूँ। ये होती है खर्च योग्य आय। ये थोड़ी होता है जितनी इनकम होती है वो सारी हम खर्च कर देते हैं। उसके अंदर कुछ हमें टैक्स भी चुकाना पड़ता है, कुछ जुर्माना है, फीस है, वो भी हमें भरनी पड़ती है। उसके बाद जो हमारे पास यानी खर्चा निकालने के बाद, इनको देने के बाद जो पैसा बचता है वो खर्च योग्य आय होती है। तो मतलब इसमें आप क्या करोगे, व्यक्तिगत आय में जो आपकी व्यक्तिगत आय है, टोटल जो आपकी व्यक्तिगत आय है जो आपको प्राप्त हो रहा है, उसमें से आप एक तो क्या करोगे, जो आयकर है वो घटा दोगे। व्यक्तियों को जो आयकर यानी आय के ऊपर जो, जैसे मान लो मैंने कहा 1000 रुपये है, जिसके अंदर 100 रुपये मेरे को क्या लग गया, टैक्स लग गया, जिसको इनकम टैक्स यानी आयकर लग गया, तो वो 100 रुपये तो चले गए मेरे से, वो तो मेरे को देने ही पड़ेंगे टैक्स के रूप में। तो मतलब 1000 का 1000 थोड़ी खर्च कर सकता हूँ मैं, उसमें पहले मैं टैक्स को चुकाऊंगा, जो बचा है वही खर्च करूंगा ना, तो वो होती है खर्च योग्य आय। ऐसा नहीं है 1000 मिला तो 1000 के 1000 ही खर्च कर दूंगा मैं। और इसके अंदर व्यक्तियों के द्वारा जो फीस और जुर्माने दिए जाते हैं वो भी माइनस होता है, फीस व जुर्माना, ये भी पैसा जाता ही हमसे, आता थोड़ी है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, व्यक्तिगत खर्च योग्य आय प्राप्त है, ठीक है। मैंने सिंपल सा जान लिया था ना मात्रात्मक, कि जितनी इनकम होती है वो सारी थोड़ी खर्च कर देते हैं हम, उसके अंदर कुछ हमें टैक्स भी देना पड़ता है, कुछ फीस भी चुकानी पड़ती है, कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है हमें। उनको निकालने के बाद जो हमारे पास पैसा बचा है सिर्फ उसको ही खर्च कर सकते हैं हम। आपकी लाख रुपए इनकम है तो लाख के लाख आप खर्च नहीं कर सकते, वो आपकी व्यक्तिगत आय है। लेकिन उसके अंदर जैसे ही आपने टैक्स को घटा दिया, क्योंकि आपकी इनकम टैक्स है, आपका आयकर लगेगा आपका, तो इतनी इनकम है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा आपको। उसके अंदर कोई फीस या जुर्माना आप निकाल रहे हो, ये सब निकालने के बाद, चुकाने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसको ही सिर्फ आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, वो होती है खर्च योग्य। उसके बाद हम बात करें, एक होती है प्रति व्यक्ति आय। और जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो क्या होता है, वो सिंपल है बिल्कुल। जो देश में जनसंख्या होती है, तो जो राष्ट्रीय आय होती है, उस राष्ट्रीय आय को क्या करना है, जनसंख्या से भाग देना है, यानी एवरेज के रूप में होती है, औसत के रूप में होती है। इससे हम क्या निकाल देते हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल देते हैं। यानी राष्ट्रीय आय में वहाँ के देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, उसी देश की जनसंख्या से जब हम उसको विभाजित कर देते हैं, भाग दे देते हैं, जो भागफल प्राप्त होता है, जो हमें अंशफल प्राप्त होता है, वो क्या कहलाती है, प्रति व्यक्ति आय। ये प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे एक छोटे से एग्जाम्पल की। एक आपको मैं करवाऊंगा, बाकी आपको अपनी बुक से नोट्स वगैरह जो भी आपको मिलने वाले हैं उनको आप खुद करोगे। इसके अंदर मैं बता देता हूँ कैसे है। इसके अंदर आपको बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी बाजार कीमत पर है, वो आपको टोटल दे रखी है 4 करोड़ 4 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए दे रखी है आपको। और इसके अंदर आपको गिसावट दे रखी है 10,000 करोड़, डी यानी गिसावट, यानी मूल्य आज के जो एक ही बात है, 10,000 करोड़ रुपये का सीधा, ये हाँ करोड़ है, करोड़ रुपए। इसके अंदर मेन कराऊंगा आपको मैं। इसके बाद आपको ऐप पर टैक्स कर दे रखा है 10,000 रुपये, यानी आईटी, ऐप पर टैक्स कर 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद एक आपको दे रखा है अनुदान सब्सिडी 5,000 करोड़ रुपए। अनुदान कितना दे रखा है, जो सब्सिडी है वो 5,000 करोड़ रुपए। देखो इसी के दावे इतने करेंगे, बाकी आप करोगे। अब मैं सबसे पहले आपको क्या है, जीडीपी एमपी है, ठीक है, इसी को हम कर लेते हैं। जीएनपी वो आपको तो निकाल लेना। सबसे पहले हमने क्या निकाला था, हमने बात की थी भी जो कुछ, ये क्या होता है सकल घरेलू उत्पाद, इसको हम बना देते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बना देते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर, यानी एनडीपी एमपी। इसका सूत्र हमने क्या पढ़ा था, इसका सूत्र पढ़ा था भी जीडीपी एमपी माइनस मूल्य ह्रास, याद आ रहा है ना आपको। तो जो कुल सकल घरेलू उत्पाद में अगर उसमें मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो ठीक है, जीडीपी कितना है इसके अंदर, एमपी 4 लाख करोड़ है, और मूल्य ह्रास कितना है 10,000 है, तो माइनस 10,000 कर दो इसके,
तो कितना आ गया आपका 3,90,000 आ गया ना करोड़ रुपए। पहला आंसर निकल गया, बिल्कुल सिंपल है। आपको तो ये पता होना चाहिए भी कुल सकल जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें अगर हम मूल्य राशि को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। तो सिंपल सा उत्तर है, निकाल दोगे। दूसरी हम बात करें भी आपको निकालना है जीडीपी या शुद्ध घरेलू उत्पाद जो हमने प्राप्त किया है उसको साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है। ये आपको दे रखा है बाजार कीमत पर दे रखा है। अब क्या निकालना है, साधन लागत पर आपको प्राप्त करना है। तो साधन लागत के लिए क्या करना पड़ता है, जो एनडीपी है मार्केट प्राइस पर बाजार कीमत पर, उसमें जो आईटी ऐप पर टेस्ट कर रहा है उसको माइनस कर दो और सब्सिडी को प्लस कर दो। याद आ रहा है क्या, हमने कल ही किया था कि जैसे हम बाजार कीमत से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आएंगे, साधन लागत पर आएंगे, तो उसके अंदर बाजार कीमत में से आईटी जो ऐप पर टेस्ट कर रहा है वो तो माइनस हो जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, प्लस। तो निकाल लेते हैं एनडीपीएमपी कितना है जो हमने निकाला है अभी 3,90,000 माइनस आईटी कितना है 10,000 प्लस सब्सिडी कितनी है 5,000। मान ही तो रखना है, सिर्फ हमें ये सूत्र ही पता होना चाहिए क्या माइनस होगा क्या प्लस होगा। तो आप निकाल सकते हो, वैसे कर लो, चाहे 10,000 में से 5,000 गए तो माइनस के 10,000 बचे, या पहले 10,000 को निकाल लो 5,000 जोड़ देंगे, 10 निकाले तो कितना है 3,80,000 और 5 प्लस हुआ तो 3,85,000 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। सिंपल है ना, बिल्कुल। ये तो करना है आपको, जैसे सकल को शुद्ध बनाना है तो माइनस मूल्य ह्रास कर दो, बाजार कीमत से अगर आपको साधन लागत पर लेके आना है तो उसी के अंदर जो ऐप पर टेस्ट कर रहा है जो इनडायरेक्ट टैक्स है आईटी उसको माइनस कर दो, जो सब्सिडी है अनुदान है सरकार के द्वारा जो छूट दी जा रही है उसको प्लस कर दो। इससे आपको ये प्राप्त हो जाए। इस चीज़ को हमने पिछली क्लास में किया था, इसी को हमने पिछली क्लास में किया था। अब इसके आधार पर एक और मैं आपको बता ही देता हूँ साथ में, अगर आपको जीएनपी निकालना हो, बुक के अंदर दे रखा है वही कर लेते हैं हमने। इसके अंदर आपको जो शुद्ध विदेशी निर्यात से आया यानी वो 10,000 करोड़ रुपए दे रखी है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो आपको विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आए हैं, सिंपल सी बात लेते हैं भाई 10,000 करोड़ रुपए आपके पास, ठीक है। अब आपको ये कहे भी जीएनपी ज्ञात करो आप मार्केट प्राइस पर, जीएनपी। और जीएनपी के अंदर हमारा सूत्र क्या था, भी जो शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें प्लस करना है क्या, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को, यानी NFIA को क्या करना है, प्लस करना है। बस ये तो पढ़ा था हमने। क्योंकि तो घरेलू होता है एक बॉर्डर की सीमा में, भौगोलिक सीमा में, जब विदेशी आय भी शामिल कर देंगे, विदेशों से प्राप्त साधन आय को भी शामिल कर देंगे इसके अंदर, तो वो ये तो बनेगा जीडीपी। लेकिन जब इसको शामिल करेंगे विदेशों से तो वो क्या बन जाएगा, जीएनपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कर दो माइनस, जीडीपी एमपी कितना था हमारे पास 4 लाख, और प्लस कर दो 10,000, तो कितना है आपके पास जीएनपी 4 लाख 4,10,000 करोड़ रुपए क्या आ गया हमारे पास, जीएनपी आ गया। बस खत्म, लागत पर सिंपल है। अब इसी को हम क्या करें, तो बाजार कीमत से अब करें साधन लागत से, तो वही बात क्या करना है आपको, जीएनपी यानी जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, या पहले हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को निकाल लेते हैं। तो इसके लिए तो आपको क्या करना है, जो जीएनपी है उसमें से क्या करना है, मूल्य ह्रास को बताना है। क्योंकि वही बात, ये तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसको शुद्ध बनाएंगे तो मूल्य ह्रास घटेगा माइनस, बस कहानी खत्म। शुद्ध बनाएंगे तो क्या करेगा, मूल्य ह्रास घटाएंगे। मूल्य ह्रास कितना था हमारे पास 10,000, तो जीएनपी कितना आया 4,10,000 था, इसमें से माइनस 10,000 कर देंगे तो कितना आया 4 लाख वापिस आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कितना आया 4 लाख। अब मैं आपको आगे और नेक्स्ट बात करूं इसी के तहत, मैं बोल दूं आपको भी एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्र, पहले इनके नाम याद कर लो आप। एनएनपी होता क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है।
ये आपको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट पर, साधा लागत पर करना है। तो वही बात, एनएनपी जो आपके पास थी एमपी यानी बाजार कीमत, उसमें से आईटी माइनस कर दो, सब्सिडी प्लस कर दो। यानी साधा लागत का तो फंडा एक ही है, शुद्ध निकालेंगे तब तो माइनस मूल्य ह्रास करना है, ठीक है। और जब उसको बाजार कीमत से साधा लागत में निकालेंगे तो आईटी यानी जो एपरटेस कर है उसको माइनस करना है, सब्सिडी को प्लस करना है। तो कर लेते हैं। एनएनपीएमपी कितना है आपके पास, 4 लाख करोड़ था, माइनस आईटी कितना था बताया आपको, 10,000 था ना, हमने अभी पहले लिखा था, और सब्सिडी 5,000 थी। बस इसको घटा दो, पहले इसको घटाएंगे तो कितना आया, 3,90,000, और फिर 5,000 उसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आया, 3,95,000 आपके पास आंसर आ गया। मदे आपको दी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब कुछ लिखा होगा अभी, एनएनपी इतना है, जीएनपी इतना है, जीडीपी इतना है। अगर आपको कोई चीज़ शुद्ध के बारे में पूछेगा तो मूल्य ह्रास आपको दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मूल्य ह्रास की याद माइनस करना है। अगर सकल घरेलू उत्पाद है उसमें मूल्य ह्रास माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें आप मूल्य ह्रास माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यदि आपको बाजार कीमत से साधा लागत को ज्ञात करना है तो आपको एपरटेस कर दिया होगा आपके प्रश्न के अंदर, एपरटेस कर को माइनस कर दो, और जो आपको सब्सिडी भी उसका भी आंकड़ा दिया होगा तो सब्सिडी को जो छूट है, अनुदान है, या तो सब्सिडी लिखी होगी, अनुदान लिखी होगी, छूट लिखा होगा, उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। बस आपका क्या निकल जाएगा, जो मार्केट प्राइस है उसको फैक्टर कॉस्ट पर ले जाएंगे, यानी बाजार कीमत से साधा लागत पर उसको हम क्या कर लेंगे, बना लेंगे, उसको चेंज कर देंगे। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टर्म। ये ऐसे सवाल आते हैं, भी छोटा मोटा 1-2-3 नंबर का आता है, बस आपको तो सूत्र का ही पता होना चाहिए, किसमें क्या माइनस करना होता है, किसमें क्या प्लस। मैंने कहा ना, एक ही चीज़ से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हमने पहले जीडीपी, एक बार मैं वो बता देता हूँ, ये भूलना मत भाई, हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। जैसे ही हमने एनडीपी निकाला था यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाला था, वैसे ही मैंने क्या किया, जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें मूल्य ह्रास कर दिया था। जैसे ही मैंने एनडीपी एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट में निकाला तो मैंने क्या किया, जो आपके पास एनडीपी है ये बराबर होना चाहिए, मैं आंकड़ा एनडीपी है उसमें आईटी माइनस कर दिया, सब्सिडी को प्लस कर दिया था। बस सिंपल सी बात है, ऐसे लगा दो सीधा। जैसे मैंने बात की थी जीएनपी एमपी की, यानी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो मैंने क्या किया था जीडीपी में, क्योंकि ये तो सिर्फ घरेलू सीमा की बात करती है। जैसे मैंने इसके अंदर विदेशों से प्राप्त संसाधन आए, विदेशों से प्राप्त संसाधन आय को जोड़ दिया तो मेरे को राष्ट्रीय उत्पाद मिल गया। अब ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, मैं क्या करूँगा, फिर निकालूंगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर, तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, जो सकल है उसमें से मूल्य ह्रास माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं निकालूंगा वही एनएनपीएफसी यानी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो मैं क्या करूँगा, एनएनपी जो एमपी है उसमें से आईटी माइनस कर दूंगा, सब्सिडी प्लस कर दूंगा, आपका फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल सा तो फंडा है, सबके अंदर एक ही लागू होता है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, उसका क्या नाम है, कैसे प्राप्त होगा, जो आंकड़े आते हैं उसको पुट करने उसके अंदर, और अंश में निकालना है, जोड़ प्लस माइनस यही तो होगा, भाग वगैरह तो इसमें होता ही नहीं है, या तो कोई मद प्लस होगी या कोई मद माइनस होगी, ये दो ही चीज़ें आपको याद रखना है। मेन आपको सिर्फ इतने ही उतारना है, याद करनी है, कोई सूत्र आएगा, कोई प्रश्न आएगा तो उसके बारे में आपसे पूछा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय मापन की कठिनाइयाँ। तो कुछ राष्ट्रीय आय जब मापते हैं ना, उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी पैदा होती हैं, कुछ ना कुछ रुकावट पैदा, कुछ ना कुछ समस्या पैदा हो जाती है। इसका मतलब जो राष्ट्रीय आय का जो हमें आंकड़ा मिलता है, जो मद मिलती है वो सही नहीं होती, इसके अंदर कुछ समस्याएं पैदा हो जाती है, कुछ कठिनाइयाँ होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल लें छोटे सा, भी देखो राष्ट्रीय आय में हमने वो बात की थी जिसके अंदर आर्थिक क्रियाएं होती है, क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। इसका मतलब उसके बदले में कुछ ना कुछ धन का लेन देन होता है। लेकिन जब मेरी सेवा की भूमि है, सेवा का एक पैसा है, और मैं खुद ही सेवा श्रमिक हूँ, तो क्या मेरे को इनकम देगा क्या? अगर मैं किसी और की भूमि लेकर काम करता हूँ, उत्पादन करता हूँ, फिर तो मेरे को लगान देना पड़ेगा। पूंजी लेता हूँ किससे, तो मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं श्रमिक लाता हूँ तो मेरे को मजदूरी देनी पड़ेगी।
लेकिन मैं खुद ही काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे तो कोई दे ही नहीं रहा मेरे को, तो मतलब उसके जो स्वयं खुद का जो ये होता है उसका आय का आकलन करना मुश्किल होता है। अगर मैं बाहर से कोई श्रमिक लाता हूँ उसको मैं 200 रुपये दे देता हूँ, फिर तो सीधा ही है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आंकड़ा 200 है, बस इनकम 200 है। लेकिन जब खुद का काम हो उसके अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी की इनकम है इसकी, कितनी आय है इसकी, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो सेवा की जो इनकी जो मतलब खुद का जो भूमि है, चाहे पैसा है, श्रमिक है, अगर उसके आधार पर उसका काम हो रहा है, चल रहा है, तो उसकी खुद की इनकम का पता नहीं चलाया जा सकता। ऐसे मैं अपने खेत में काम करता हूँ, मेरी इनकम का पता नहीं चलता, लेकिन मैं दूसरे खेत में काम करूंगा, मेरी इनकम का पता चल जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय होती है, उन आय का योग तो होती है व्यक्तिगत आय का, तो मेरे व्यक्ति का आय का पता ही नहीं चलेगा। दूसरे देश में खेत में या कृषि में काम करता हूँ, पता चल जाएगा मेरे को, या किसी उद्योग में काम करता हूँ तो पता चल जाएगा मेरे को शाम को कितने पैसे दिए जाते हैं। लेकिन जब खुद का काम कर रहे हैं उसी स्थिति में पता नहीं चल पाता कि हम कितनी इनकम है हमारी, कितनी आय है। उसके बाद अगर सेकंड हम बात करें, देखो एक तो हमारे यहाँ पर वस्तु विनिमय ज़्यादा होता है। क्या होता है? वस्तु विनिमय। तो देखो वस्तु विनिमय क्या होता है, क्योंकि हमारा देश है वो एक विकासशील देश है, गांव की जनसंख्या गांव में ज़्यादा निवास करती है। गांव में आते हैं ना, गेहूँ ले जाते हैं, बाजरे ले जाते हैं, और भी जो कबाड़ी आते हैं उनको हम कबाड़ दे देते हैं, बदले में सामान ले लेते हैं। अरे कोई पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ। सब्जी वाले आते हैं उसको हम कणक दे देते हैं, गेहूँ दे देते हैं, बदले में सब्जी ले लेते हैं। यार नहीं होता क्या ऐसा? हमारे गांव में तो होता है। अभी सब्जी वाले आते हैं तो उसको हम कुछ गेहूँ दे देते हैं, तो बदले में वो लेता ही नहीं है पैसा, वो कहता है जी हमें तो गेहूँ दो। ये जो मटके वाले आते हैं, घड़े वाले आते हैं ना, वो उसको भरकर वापस गेहूँ ही लेते हैं, यानी पैसे का लेन देन ही नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में प्लस करना मुश्किल हो जाता है ना। देखो लेन वस्तु का तो लेन देन हो रहा है, लेकिन पैसे का लेन देन, अगर पैसे का लेन देन होता है सीधा मटके का 100 रुपये है जी, सीधा जुड़ जाता, राष्ट्रीय में भी 100 रुपये इनकम होगी उसकी। तो उसके बदले में गेहूँ जा रही है, वस्तु वस्तु में नहीं होता, वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन, यानी पैसे का लेन देन नहीं होता। जो पैसे का लेन देन नहीं होता तो उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। भी उसकी आय क्या माने हम, क्या न माने। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आय को प्राप्त करना या राष्ट्रीय आय को प्राप्त करना, यानी उसमें क्या होती है? कठिनाई पैदा होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, देखो आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जो लेन देन होता है वो पैसों से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? जैसे कागज मुद्रा, जैसे मान लो चेक है या कोई अन्य कोई पत्र है, ठीक है, यानी कागजी कार्रवाई होती है, सिर्फ कागज के आपको एक टुकड़ा देते हैं कागज का, पैसा तो फिर भी नहीं मिला ना आपको। तो ऐसी स्थिति में भी उसका क्या होती है? कठिनाई पैदा होती है, राष्ट्रीय आय में उसको शामिल करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट और चर्चा करें तो हम बता सकते हैं इसके बारे में। एक बता देते हैं, जैसे काला बाजार है। काला बाजार, इसका मतलब काला बाजार वो होता है जिसको, देखो एक तो होता है काला धन बोलते हैं इसको। काला धन किसको बोलते हैं? इसका कोई टैक्स नहीं भरा जाता, कोई इनकम टैक्स नहीं जाता। जब टैक्स ही नहीं भरा जाएगा तो सरकार को क्या पता किसके पास कितना पैसा है। और ऐसी स्थिति उसे बोलते हैं हम काला बाजार। तो वो क्या होती है, जो पैसा होता है ना, वो गैर कानूनी पैसा होता है, कानूनी नहीं होता, वो गैर कानूनी तरीके से होता है। और जब सरकार को उस पैसे का पता ही नहीं चलेगा तो वो राष्ट्रीय आय में जोड़ेगा कैसे भी? कि मेरी इनकम का सरकार को पता ही नहीं है तो राष्ट्रीय आय में जुड़ जाएगी क्या? हाँ, अगर मैं टैक्स भरूंगा तब सरकार को पता होगा कि इस व्यक्ति की कितनी इनकम है, वो राष्ट्रीय आय में प्लस होगी। तो काला बाजार की स्थिति के अंदर भी जो गैर कानूनी जो धन है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। यानी राष्ट्रीय आय के में क्या होती है? कठिनाई पैदा होती है। अगर हम शामिल नहीं करें तो पैसा तो रहेगा ना वो राष्ट्रीय आय में शामिल होने के लायक, पैसा शामिल हुआ ही नहीं कि धन तो वो है हमारे पास, लेकिन वो टैक्स नहीं भरा गया या वो एक काले धन के रूप में है, तो लेकिन वो सरकार को तो पता नहीं है ना। तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा? शामिल नहीं होगा, यानी इसके द्वारा भी राष्ट्रीय आय में कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रीय आय का महत्व बहुत ही बढ़िया है। राष्ट्रीय आय का महत्व,
देखो राष्ट्रीय आय का क्या महत्व है, हम जैसे इनकम है राष्ट्रीय आय को याद याद ही क्यों करते हैं, क्यों निकालते हैं हम राष्ट्रीय आय, एक देश की राष्ट्रीय आय में हमें क्यों चाहिए, क्यों उसका आंकड़ा चाहिए, हम क्यों इसकी संस्थाओं का निर्माण कर रखा है जिसके द्वारा हमें साल के साल में राष्ट्रीय आय का पता लगना चाहिए। देखो इसी राष्ट्रीय आय के द्वारा सरकार क्या कर सकती है, एक उचित नीति बना सकती है, नीतियां बनाने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय हमें बताता है कि कौन से क्षेत्र में हम विकसित है, कौन से क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं, कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में या कोई अन्य क्षेत्र में। सरकार क्या बना सकती है, इनके लिए एक अच्छी नीतियां, क्योंकि हमें कमजोरी का पता होगा तभी तो हम कानून बना सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं। जैसे कृषि के अंदर पता है भी कृषि पिछड़ी पिछड़ी हुई है या उसमें उत्पादन कम हो रहा है, ये राष्ट्रीय आय तो पता चलेगा ना कहाँ से कितनी आय आ रही है, कृषि क्षेत्र से कम इनकम हो रही है, तो वो क्या करेगी, ऐसी योजना बनाएगी ताकि कृषि क्षेत्र में विकास हो, यानी नीतियां बनाने में सहयोग कर देगी ना। उद्योगों क्षेत्र में तो उद्योगों के लिए वो नीतियां बना देगी। यानी सबसे बढ़िया बात है भी सरकार को उस क्षेत्र का विकास करने के लिए, जो नीतियां बनाने के लिए, जो उसका जो मेन आप कह सकते हो फैक्टर या मेन जहाँ से उसको मोटिवेट या प्रोत्साहन मिलता है वो राष्ट्रीय आय से प्राप्त होता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बताती है कि एक देश की कौन सी कमजोरी है या कौन से क्षेत्र में कमजोरी है, तो उसी क्षेत्र के लिए सरकार क्या बना देगी, अपनी नीतियां तैयार कर देगी या अपने कानून वगैरह नीतियां, कुछ योजनाएं अगर बनानी है तो वो योजनाएं तैयार कर देगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का सबसे बढ़िया चीज़ तो ये होती है कि सरकार के द्वारा इससे क्या बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है, उचित नीतियां, अच्छी नीतियां, ताकि सभी क्षेत्र का क्या हो, विकास हो। जब सरकार को ये पता ही नहीं होगा कि कौन सा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, कौन सा क्षेत्र विकसित है, तो सरकार नीति बना लेगी क्या, किस प्रकार बनाएगी, पता ही नहीं होगा कि पैसा खर्च करना कहाँ है, कृषि क्षेत्र में पैसा खर्च करना है या औद्योगिक क्षेत्र में पैसा करना है या कुछ सेवा क्षेत्र में पैसा खर्च करना है, कि वो 3 क्षेत्र की बात कही थी हमने। अब तीनों क्षेत्र में पैसा कहाँ खर्च करना है, ये हमें राष्ट्रीय आय बताएगी कि कौन से क्षेत्र में खर्च करना है। अगर ये तो पहला महत्व हो गया, अगर उसके हम दूसरे महत्व की बात करें तो राष्ट्रीय आय से हमें पता चलेगा कि देश प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी विकास कर रहा है या नहीं कर रहा। हम कहते हैं हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, क्यों कहते हैं, इसी राष्ट्रीय आय के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय क्या हो रही है, बढ़ रही है, राष्ट्रीय आय क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए हम कह सकते हैं भारत की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो कहने का मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय से एक देश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो देश है वो कैसा है, उसकी अर्थव्यवस्था विकासशील है, विकसित है या अविकसित है। अगर किसी की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, तो हम कह रहे हैं देश अविकसित है, ये विकास नहीं कर रहा। यानी राष्ट्रीय आय से हम अपने देश की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, अभी हमारी देश की स्थिति कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकास कर रही है या नीचे डाउन की ओर जा रहे हैं या ऊपर अप की ओर जब विकास कर रहे हैं या एक स्थान पर रुके हुए हैं, ये हमें राष्ट्रीय आय बताती है। अगर हर साल राष्ट्रीय आय बढ़ रही है जैसे भारत की, तो हम कहेंगे ये देश विकासशील देश है, ये विकास कर रहा है अभी तक। किसी के अंदर नहीं बढ़ रही, वो बिल्कुल नीचे स्तर पर जा रही है, इसका मतलब कह सकते हैं पिछड़ा हुआ देश है, अविकसित देश है, ये विकास नहीं कर रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब राष्ट्रीय आय के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक देश की स्थिति के बारे में पता कर सके, अभी उसकी अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगर हम तीसरे महत्व की बात करें तो इससे दो देशों के मध्य तुलना कर सकते हैं हम, देशों के मध्य विकास की तुलना कर सकते हैं। दो देशों के मध्य विकास की तुलना कर सकते हैं हम देख सकते हैं भारत और चीन की अर्थव्यवस्था, अगर चीन की राष्ट्रीय देख लेंगे, भारत की राष्ट्रीय देख लेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, यानी विकसित हो रही है। ये राष्ट्रीय तो बताएगी ना कौन से देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत है, कौन से देश की अर्थव्यवस्था कम मजबूत है। देखिए भारत और अमेरिका की हमें तुलना करनी है, तो हम ये तुलना राष्ट्रीय आय के द्वारा ही कर सकते हैं कि किस देश की ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका ज़्यादा विकसित है या भारत ज़्यादा विकसित है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा विकास कौन कर रहा है, चीन कर रहा है या भारत कर रहा है। यानी कहने का मतलब दो देशों के मध्य तुलना करने का जो मेन तत्व होता है वो भी राष्ट्रीय आय होती है, और राष्ट्रीय आय के द्वारा हम विश्व के सभी देशों की आपस में अर्थव्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। अरे इनकम का पता होगा तभी तो तुलना कर पाएंगे ना, है ना। हम कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था चीन से ज़्यादा विकास कर रही है, किसने कैसे पता चला हमें,
हमको चीन जाके देख के थोड़ी आए थे। हमने ये देखा था भी चीन के अंदर राष्ट्रीय है वो थोड़ी कम बढ़ रही है, भारत के अंदर राष्ट्रीय ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब ज़्यादा प्रगति कर रही है। हम कह सकते हैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा मजबूत है। कैसे पता चला? हमें पता चला भी वहाँ की जो राष्ट्रीय है वो ज़्यादा विकसित है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार मिला है, वहाँ का विकास हो चुका है, लेकिन भारत अभी तक विकास कर रहा है, यानी यहाँ की राष्ट्रीय है वो अमेरिका से कम है। तो कहने का मतलब एक देश की तुलना कर, दो देशों की तुलना करना, एक देश की स्थिति का पता चक्कर करना कि वो कहाँ पर खड़ा है, उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है। सरकार ने मान लेते हैं योजना बना दी, फुल योजना बना दी, एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा खर्च किया, ठीक है। अब योजना बनाने के बाद अब वो अगले साल जैसी राष्ट्रीय आय करवाएगा तभी तो पता चलेगा ना भी इस योजना का हमें क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। भी उससे राष्ट्रीय आय बढ़े ही ना, फिर पैसा खर्च करने का फायदा क्या हुआ? प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय में कोई सुधार ही ना हो, रोजगार न बढ़े, शिक्षा न बढ़े, तो ऐसी स्थिति में पैसा करने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा फिर तो इसीलिए वो राष्ट्रीय हर साल करवाते हैं ताकि चेक करके देखते हैं जो पैसा हमने खर्च किया है जनता पर, जो हमने आधारभूत ढांचे पर खर्च किया है या अन्य कोई क्षेत्र में हमने पैसा खर्च किया है, कृषि या उद्योगों में, उससे कितना विकास हुआ, ठीक है। इसके आधार पर वो क्या बना सकती है, नीतियां बना सकती है, यानी नीतियां बनाने में भी इसका क्या है, महत्व। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपका तो ये राष्ट्रीय का समुच्चय वो आपका कंप्लीट हो चुका है। हमने टोटल जो अवधारणाएं थी वो हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक दो मैं आपको सूत्र भी बता चुका हूँ, ठीक है। और सूत्र के द्वारा अगर आपके प्रश्न आते ही हैं, जैसे इससे संबंधित कोई आए नहीं, कभी छोटा सा प्रश्न आएगा, आपको जीडीपी दे दिया, मूल्यह्रास दे दिया, एनडीपी पूछ लिया, यानी शकल देके शुद्ध पूछ लिया तो माइनस कर दो, बस ऐसी स्थिति आएगी, बस एक छोटा सा प्रश्न एक दो नंबर का आता है, ठीक है। ये हम क्या अवधारणाओं का जो समुच्चय है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो आपका जो नेक्स्ट लेसन आता है वो आता है राष्ट्रीय आय का मापन। अब आपने ये तो पढ़ लिया जी, राष्ट्रीय आय तो बहुत अच्छी होती है, ये देश की स्थिति के बारे में बता देती है, सरकार इससे अच्छी नीतियां बना सकती है, दो देश की तुलना कर सकते हैं, तो कम से कम राष्ट्रीय आय का मापन का तो पता होना चाहिए ना भाई, उसका मापन कैसे करें हम, राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या तो ये है हमारे पास। ये तो ठीक है, देश के लिए बहुत फायदेमंद है राष्ट्रीय आय, लेकिन राष्ट्रीय आय पहले इकट्ठी तो करनी पड़ेगी ना। मैं कहता हूँ जी मेरे लिए जॉब बहुत आवश्यक है, पहले जॉब लगना तो पड़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी। इसका मतलब पहले हर चीज़ आवश्यक होती है, हर चीज़ हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचना तो पड़ेगा ना। कठिनाई तो वो पैदा होती है वहाँ तक पहुँचने की। इसी प्रकार राष्ट्रीय देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हमें नीतियाँ बनाने में, इससे विकास होता है वास्तव में। क्योंकि पिछड़े राष्ट्रीय के द्वारा देश क्या करता है, सरकार क्या करती है, पिछड़े क्षेत्र में ज़्यादा पैसा लगा देती है, यहाँ भी विकास हो जाता है, देश में समानता बढ़ती है, असमानता खत्म होती है, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र में ज़्यादा, जैसे कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में असमानता है ज़्यादा। अब सरकार क्या करेगी, कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पैसा लगा देगी, उसमें भी विकास हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दे रखा है, कृषि क्षेत्र ने दे रखा है। अगर कृषि में विकास होगा तो अपने आप ही लोगों का विकास होगा, गरीबी दूर होगी, क्योंकि ज़्यादा कृषि क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रोजगार इसने दे रखा है। एक व्यक्ति काम करता है, घर वाले 10-10 वहाँ पर काम लगे हुए हैं, पिताजी काम करते थे, बड़ा भाई लग गया, मैं भी लग गया, छोटा भाई लग गया, और आए वो लगते गए, बस क्योंकि कोई जॉब कहीं मिल नहीं रही, तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रखा है। वैसे उनका कोई उत्पादन में कोई योगदान नहीं है, जहाँ पर एक व्यक्ति काम करता है वहाँ पर 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 3 व्यक्ति बस काम पर लगे हुए हैं, बाकी उनको हम रोजगार नहीं कह सकते, बस हमें दिखाई दे रहा है ये काम पर लगे हैं, चारों चल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वास्तव में वहाँ पर एक ही व्यक्ति को रोजगार मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में गरीबी को दूर करना है, किसी प्रकार उसका विकास करना, तो वो हमें राष्ट्रीय आय बताएगी, जैसे वो असमानता को हम क्या ले आएंगे, समानता में जाएंगे। तो अब इसकी सबसे बड़ी समस्या होती है इस राष्ट्रीय आय के मापन की, कि कौन सी विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाना चाहिए, जिससे हमें कम से कम जो आंकड़ा मिले वो तो सही मिले ना। ये राष्ट्रीय आय तो बहुत ज़्यादा हो, आंकड़ा कम का मिल जाए, राष्ट्रीय आय बहुत कम हो, हम क्या आंकड़ा ज़्यादा बड़ा ले लें, ऐसे ही खुश हो जाए, है बहुत बढ़िया है, बहुत आय है हमारी, लेकिन आंकड़ा पहले वास्तव में हो ही नहीं इतनी आय, है ना। आंकड़ा तो बड़ा हो जाए लेकिन वास्तव में उतनी आय हो ही नहीं, तो फिर तो नुकसान होगा देश को, सही तरीके से उचित नीतियां नहीं बनाई जा सकती। इसलिए मापन करना है, ऐसे करना है ताकि हमें एक उचित और सही तरीके से आंकड़ा प्राप्त हो जाए, जिससे उसको देखकर हम एक बढ़िया क्या कर सकें, नीति तैयार कर सकें, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके। तो राष्ट्रीय मापन के अंदर आपको बता देता हूँ, आप 3 विधि पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे उत्पादन विधि,
या मूल्य संवर्धन विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके द्वारा भी किया जाता है राष्ट्रीय आय का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। एक विधि पढ़ेंगे हम आय विधि, यानी आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन करेंगे। एक पढ़ेंगे हम व्यय विधि। ये तीन विधियां जो पूरे विश्व में अपनाई जाती हैं। इन तीनों विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय का मापन करते हैं, नेशनल इनकम को निकालते हैं। उत्पादन विधि, सिंपल सी बात है, उसमें उत्पादन का योग करेंगे, बस आपको सिंपल सा बता देता हूँ मैं। आय विधि, इसमें आय का योग करेंगे। व्यय विधि, इसमें व्यय का योग करेंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है वो व्यय विधि को अपनाई जाती है। आय सबसे ज़्यादा वैसे आय व्यय को होते हैं, लेकिन मेन व्यय विधि को ज़्यादा अपनाई जाती है, उसके द्वारा राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। कोई देश उत्पादन को जोड़कर राष्ट्रीय आय को निकाल लेता है, कोई देश आय जैसे हमने पढ़ी थी ना, मजदूरों, श्रमिक आय, मजदूरी है, भूमि की लगाने, उन सभी आय, उद्यमी का लाभ है, उनका योग आय विधि है। बस योग ही करना है, कंप्लीट विधि आपकी। इसमें व्यय को, जैसे उत्पादन भोग पर व्यय हो रहा है, जैसे उत्पादन पर व्यय हो रहा है, जैसे सरकार व्यय कर रही है, उसका योग करेंगे, व्यय विधि आ जाएगी। और इसमें सभी उत्पादन को जोड़ देंगे, उत्पादन विधि आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल विधि है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ये जो विधि है ना तीनों को, सिर्फ 10 मिनट की है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस योग ही करना है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था राष्ट्रीय आय हमने किस में पढ़ रहे हैं, व्यष्टि में नहीं, समष्टि में पढ़ रहे हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम राष्ट्रीय आय को। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय योग के रूप में होती है, और हमने पहले ही पढ़ा था समष्टि वो होता है जिसमें योग के रूप में काम होता है, जोड़ होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो टोटल होता है, इसका मतलब उत्पादन का टोटल, उत्पादन विधि, आय का कुल आय विधि, और व्यय का कुल व्यय विधि, बस कंप्लीट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।